अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स? एक्सप्लेन। यस, इट इज पॉसिबल। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल में देखा था कि इनका एटॉमिक नंबर सिमिलर है, एक एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर Z तीनों में 1 है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। प्रोटियम में एटॉमिक मास 1 होगा क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम में एटॉमिक मास 2 है और ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है। और एटॉमिक मास में ये डिफरेंस इनमें मौजूद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। सो आंसर इज दैट yes, an element can have atoms with same atomic number but different atomic mass numbers, and these atoms are known as isotopes of the elements। और ये हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल यहाँ कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what nuclear reaction would release more energy, the fission reaction or the fusion reaction? Explain। तो फ्यूजन रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है बनिस्बत फिशन रिएक्शन के, लेकिन आज तक हमने जितने भी एटॉमिक रिएक्टर्स बनाए हैं वो फिशन रिएक्शन के बनाए हैं। फ्यूजन रिएक्शन का रिएक्टर पॉसिबल नहीं है अभी तक, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर, एन अल्फा पार्टिकल और अ गैमा रे फोटॉन? तो ये हमने स्टडी किया था कि गैमा रे की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये तीनों आ गए, अल्फा पार्टिकल, बीटा और गैमा रेडिएशन, और इसके लिए हमने ये 3 हर्डल्स यूज़ की। तो हमने ये देखा है कि अल्फा पार्टिकल एक सिंपल पेपर से या कार्ड से रुक जाता है, जबकि गैमा रेडिएशन पेपर और एल्यूमिनियम फाइल दोनों को क्रॉस कर जाता है और लेड से रोका जा सकता है। तो पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास गैमा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमने स्टडी किया था कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड डीके प्रोसेस से गुजरते हैं, और डीके प्रोसेस 3 किस्म के हैं, अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन रिलीज होती हैं, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड मोर स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यह है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जबकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ये कैसे होती है? जब हम स्टेबल न्यूक्लियाइड पे बम्बार्डमेंट करते हैं पार्टिकल्स की, तो स्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाइड ये रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रेडियो आइसोटोप अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं, और इसके साथ अल्फा, बीटा, गैमा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये एमिट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टेबल न्यूक्लियाइड कौन सा है और उस पर बम्बार्डमेंट कौन से पार्टिकल्स की गई है। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है, ए स्टेबल न्यूक्लियाइड इज मेड अनस्टेबल बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स लाइक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। दिस अनस्टेबल न्यूक्लियाइड इज रेडियोएक्टिव एंड एमिट्स रेडिएशंस। How long would you likely have to wait to watch any sample of radioactive atoms completely decay? तो इसका आंसर यह है कि जब अनस्टेबल न्यूक्लियाइड डिके प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होते हैं, और एक हाफ लाइफ के बाद हाफ न्यूक्लियाइड किसी भी सैंपल के स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हर बार हाफ लाइफ गुजरने के बाद हाफ न्यूक्लियाइड कन्वर्ट होते रहेंगे। तो ये कंप्लीटली कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इनकी अमाउंट नेग्लिजिबल रह जाती है। तो थियोरेटिकली ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल टेक एन इन्फिनिट टाइम टू कंप्लीटली डिके एज रेडियो एक्टिविटी फॉलोज द एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व इस तरह से चलता जाता है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, सो ऑन ये चलता रहेगा। हाफ होंगे, 1/8 होंगे, 1/16, 1/32, 1/64, इस तरह से ये चलते जाएंगे, लेकिन ये कभी भी
खत्म नहीं होंगे। Although the radioactivity of the sample will gradually decrease and at last it becomes negligible. Suppose करें कि एक सैंपल है जिसकी इनिशियल एक्टिविटी है 100 काउंट्स पर मिनट, तो 10 हाफ लाइफ के बाद ये 0.1 रह जाएगी। ये हमने वही फार्मूला यूज किया, A0/2 एंड 2 रेज टू द पावर t। t मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ हमने ली यहाँ। तो जब हमने इसे सॉल्व किया ये ऑलमोस्ट 0.1 काउंट पर मिनट आ गई, जो कि इनिशियल के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो गई। क्वेश्चन नंबर 18.6 है, विच टाइप ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी लीव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस अनचेंज्ड। तो हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के टॉपिक में गैमा डीके प्रोसेस स्टडी किया था, जिसमें सिर्फ एनर्जी स्टेट एटम की चेंज होती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं आती। ये हाई एनर्जी स्टेट है और जब ये स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो ये गैमा रेडिएशन रिलीज करेगा और इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो गैमा डीके प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आती। ये इसकी जनरल इक्वेशन के एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एनर्जी स्टेट चेंज हुआ और साथ गैमा रेडिएशन और एनर्जी रिलीज हुई। और इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी देखी थी कोबाल्ट 60 की। इसके भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया था, जबकि सिर्फ एनर्जी स्टेट चेंज हुई थी। सो आंसर इज गैमा डीके न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much of a 1 gram sample of pure radioactive substance would be left undecayed after 4 half lives। तो इनिशियल क्वांटिटी 1 ग्राम है और हाफ लाइफ हमने कितनी गुजारनी है उसमें 4 के 4 हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल बचेगा अगर इनिशियल 1 ग्राम हो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 और इनिशियल अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, इसे हम m0 क्या देते हैं, ये 1 ग्राम है। तो इनिशियल मास ऑफ सैंपल m0 इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 4 हाफ लाइफ के बाद हमने मालूम करना है कि कितना ये सैंपल बाकी बचा। रिमेनिंग मास ऑफ सैंपल आफ्टर 4th हाफ लाइफ, m इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू m0 ओवर 2 एंड 2 रेज टू द पावर t। ये t नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 4 हैं, तो हम इस t को 4 से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 1/16। इसे हम दूसरी डायग्राम की शक्ल में देखते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हाफ डीके प्रोसेस से गुजरकर रिलेटिवली मोर स्टेबल हो गए और ये हाफ बचे, और सेकंड हाफ लाइफ के बाद 1/4, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/8 और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/16। ये 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। तो आंसर आया हमारे पास आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 1/16 ग्राम। तो इनिशियल सैंपल अगर 1 ग्राम था तो 4 हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 1/16 ग्राम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटियम H13 is radioactive isotope of hydrogen. It decays by emitting an electron. What is the daughter nucleus? तो हम जानते हैं कि बीटा डीके प्रोसेस में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जब बीटा डीके प्रोसेस से यह हाइड्रोजन गुजरेगा तो क्या होगा, बीटा डीके प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें 1 से 1 + 1 हो जाएगा, 2 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और जब प्रोटॉन 2 हो जाएंगे तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बीटा डीके प्रोसेस को यहाँ हम जनरली देख लेते हैं, जो हमने स्टडी किया था। ये एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इसमें जब ये एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी, और ये डॉटर मोर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ होगा हाइड्रोजन के साथ। इसके लिए जनरल इक्वेशन है कि ये एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A है। तो जब बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा ये डीके प्रोसेस से गुजरकर,
तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो प्रोटॉन Z+1 हो जाएंगे, एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा और एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, X से Y हो जाएगा। तो ट्रिटियम की सूरत में क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, एक बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो 1+1 2 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है, तो इससे हमें डॉटर न्यूक्लियस हीलियम का एक आइसोटोप हासिल होगा और बीटा पार्टिकल रिलीज होगा। सो द आंसर इज डॉटर न्यूक्लियस इज He23, यानी एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास नंबर 3, विच इज एन आइसोटोप ऑफ हीलियम। हीलियम मोस्टली हमारे पास He24 की सूरत में होती है, और ये He23 ये आइसोटोप ऑफ हीलियम है। तो जब ट्रिटियम H13 बीटा डीके प्रोसेस से गुजरेगा, यानी एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो हीलियम का आइसोटोप हमें हासिल होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स न्यूक्लियाइड N714। N714 से हमें क्या क्या मालूम होता है, ये एटॉमिक सिंबल है N, और 7 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर 7 है, और 14 इसका एटॉमिक मास नंबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें 14 हैं। और सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है, सब क्वेश्चन एक, इन व्हाट वे एटम इन N714 इज डिफरेंट फ्रॉम द एटम इन N716। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए एलिमेंट भी सेम है, जबकि एटॉमिक मास में डिफरेंस है, तो ये आइसोटोप हैं नाइट्रोजन के। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। N रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के सिंबल को, जबकि 7 इज एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z से डिनोट किया जाता है, और 14 एटॉमिक मास नंबर, जिसे A से डिनोट किया जाता है, विच इज 14। और न्यूट्रॉन नंबर जो कि इसमें नहीं दिया, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं A - Z के फार्मूले से, मीन्स 14 - 7 इज इक्वल टू 7, यानी इसमें न्यूट्रॉन 7 है। अब हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं, N714 और N716 को। ये N714 हुआ, N716, इसमें भी एलिमेंट का सिंबल N है, यानी नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर Z 7 है, एटॉमिक मास 16 है, यहाँ 14 था, यहाँ 16 हुआ, और ये एटॉमिक मास में डिफरेंस किस वजह से है, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका न्यूट्रॉन नंबर A - Z के फार्मूले से हम मालूम करते हैं, तो वो आ गया 16 - 7 9। तो इसमें 7 न्यूट्रॉन हैं और इसमें 9 न्यूट्रॉन हैं, इसी वजह से इनके एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस है, ये 14 है और ये 16 है। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर हो, लेकिन वो एटॉमिक मास नंबर या न्यूट्रॉन नंबर में डिफर करें, वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। एज बोथ एटम्स हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर एटॉमिक मास नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, सो बोथ एटम्स आर द आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।